हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12 का टर्म 1 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर ऑलमोस्ट आपका आ चुका है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लास्ट मिनट पे एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि बहुत सिमिलर होने वाला है जैसा कि आपका फाइनल एग्जाम में पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला पेपर, जिसके अंदर सबसे पहले हम जनरल गाइडलाइंस या जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको पेपर के अंदर ना पढ़ना पड़े, क्योंकि यही सेम गाइडलाइंस वहां पे भी लिखी होगी। तो आपका जो टोटल पेपर है वो 35 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये पेपर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस और केस बेस्ड एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे। सारे ही क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है, किसी भी क्वेश्चन में चॉइस वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ मेल सीनियर सिटीजन ऑफ 65 ईयर्स कंप्लीट 2 ट्रायल्स ऑफ 8 foot up and go test for 5.3 seconds and 4.2 seconds respectively, his agility will be classified as। एक सीनियर सिटीजन है 65 ईयर्स का, उन्होंने क्या किया, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट दिया जिसके 2 ट्रायल दिए, एक का टाइम आया 5.3 सेकेंड्स, एक का आया 4.2 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि उसकी एजिलिटी को मैं किस क्राइटेरिया के अंदर डालूं, क्या मैं उसको बिलो एवरेज कंसीडर करूं या उसको एवरेज कंसीडर करूं या अबव एवरेज या एक्सट्रीमली पुअर। तो ये 4 ऑप्शंस है। तो आपको याद करना है 8 फुट अप एंड गो का जो पैरामीटर का जो चार्ट था, उस चार्ट को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द टाइप ऑफ मूवमेंट टेक प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीजेस बिटवीन 2 बोन्स अटैच्ड टू अ जॉइंट। जब 2 बोन है हमारी, इन दोनों के बीच का एंगल डिक्रीज हो जाएगा, एंगल कम हो चुका है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं इसको एबडक्शन बोलूंगा या मैं एडक्शन बोलूंगा या एक्सटेंशन बोलूंगा या फ्लेक्शन बोलूंगा? नेक्स्ट आता है, द रॉकपोर्ट टेस्ट इज कॉमन एरोबिक फिटनेस टेस्ट फॉर दोस ऑफ डैश लेवल। रॉकपोर्ट टेस्ट जो होता है वो एरोबिक फिटनेस टेस्ट होता है, हमें पता है, लेकिन वो किस लेवल के बंदों के लिए होता है? जो बहुत हाई फिटनेस लेवल पे है, ऑप्शन 1। सेकेंड ऑप्शन है जो लो फिटनेस लेवल पे है, या थर्ड ऑप्शन है एवरेज फिटनेस लेवल, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स? प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? आपको ऑप्शंस है, फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ फेलियर, कि एक हमने प्लान बनाया कि फेल कहाँ पे हम हो सकते हैं उसको पता लगाना, या हम फेलियर लास्ट टाइम हुआ था तो उसके हिसाब से हमें चलना। सेकेंड ऑप्शन है टाइमली अचीविंग द टारगेट्स, टाइमली कैसे अचीव किया जाए टारगेट को, इसके बारे में सोचना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एज पर द एबिलिटी, वर्क को उस तरीके से डिवाइड करना जिस टाइप के हमारे पास लोग हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, या ऑल ऑफ दी। ये सारा ही प्लानिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि बोलता है डैश टेक प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन 2 बोन्स अटैच्ड टू अ जॉइंट इंक्रीजेस। जब 2 बोन का ये जो एंगल है ये इंक्रीज हो जाता है, तो इस मूवमेंट को मैं क्या बोलूंगा? यहां से यहां आना, इस मूवमेंट को मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं इसको एक्सटेंशन बोलूंगा या एडक्शन बोलूंगा या एबडक्शन बोलूंगा या इसको फ्लेक्शन बोलूंगा? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस गेट डिफीटेड एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। एक बार टीम हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, उसको कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। आपके ऑप्शंस है लीग टूर्नामेंट, सेकंड ऑप्शन है नॉकआउट टूर्नामेंट, थर्ड ऑप्शन है चैलेंज टूर्नामेंट और फोर्थ है हमारे पास राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है कॉपर, बी है कैल्शियम, सी है आयोडीन और डी है कोबाल्ट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द फाइन मोटर डेवलपमेंट। इनमें से मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटी करूंगा जो कि मेरी फाइन मोटर डेवलपमेंट के स्किल्स को बढ़ाएगा? नंबर 1 स्पीकिंग, नंबर 2 रनिंग, नंबर 3 हॉपिंग यानी जंप करना, और नंबर 4 स्विमिंग। फाइन मोटर डेवलपमेंट 2 होती थी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को क्लियर रखना अपने माइंड में।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिट एंड रीड टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। सिट एंड रीड टेस्ट जो था वो क्यों मेजर किया जाए, क्या मेजर करता था, हम क्यों कंडक्ट करते हैं उसको? तो आपके ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए, या हमारी मोटर फिटनेस को चेक करने के लिए, या हमारी इंड्योरेंस को चेक करने के लिए, या हम अपना स्पीड का अंदाजा लगाते हैं सिट एंड रीड टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बोलता है सीडिंग इज अ प्रोसीजर बाय विच good teams get placed in such a way that strong team do not meet each other in dash of the tournament। यानी सीडिंग मेथड के अंदर हम ऐसा एडजस्ट करते हैं टीम्स को कि स्ट्रॉन्ग टीम्स आपस में ना मिले टूर्नामेंट के किस टाइम पे, क्या स्टार्टिंग में ना मिले, या मिडल में ना मिले, या एंड में ना मिले। तो आपके ये 3 ऑप्शन है, फोर्थ है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का पार्ट नहीं है। तो सेकेंड लॉ याद करो क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपके ऑप्शंस है, क्या फोर्स उसका पार्ट नहीं है, सेकेंड क्या मास उसका पार्ट नहीं है, या थर्ड एक्सेलरेशन पार्ट नहीं है, या फोर्थ लेसरेशन पार्ट नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। द टीचर एज वेल एज कोचेस ऑलवेज मेक देयर बेस्ट एफर्ट टू improve the performance of their student in various competition, games and sports. They can help to improve performance of student if they have adequate knowledge of biomechanics. Above the given figure, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज डिप्लिक्टेड इन। अब देखो बायोमैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि एक टीचर या कोच हमेशा कोशिश करेगा बच्चे की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना या अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। तो इसके अंदर जब तक वो नहीं कर सकता जब तक उसको बायोमैकेनिक्स की अच्छी नॉलेज ना हो। अब 2 फोटोज दी हुई है, इसके अंदर न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहाँ पे मैं बोलूँ लगेगा इन दोनों पिक्चर में से? एक बच्चा जो कि बॉल पे लात मार रहा है फुटबॉल जैसे गेम में, और एक बच्चा जो कि बेसबॉल के बॉल को हिट कर रहा है। तो किसके अंदर न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट पिक्चर के अंदर, सेकंड ऑप्शन है सेकंड पिक्चर के अंदर, थर्ड ऑप्शन है दोनों ही पिक्चर के अंदर एप्लीकेबल है, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सोहन, अ न्यू स्टूडेंट इन द स्कूल, was very much interested in taking parts in the school sports events. He was taught that rules and regulation of football game. In due course, he learned biomechanical aspects of the game, including various movement. Moving a part away from the midline is। तो ऊपर ना थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का है ना इंट्रो सा दे रखा कि एक सोहन है, एक स्टूडेंट है जो कि फुटबॉल के अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो पार्ट लेना चाह रहा था, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जाने, तो उसने सोचा कि अच्छा फुटबॉल के अंदर हम जो मूवमेंट है वो कैसी मूवमेंट यूज़ करते हैं। तो मेन क्वेश्चन जो है ना वो ये नहीं है, क्वेश्चन अब आता है मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। हमारे बॉडी का जो मिड लाइन है इससे मैं अपने बॉडी किसी भी पार्ट को दूर करना, इसको मैं क्या बोलूँगा? क्या मैं इसको फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लेक्शन बोलूँगा, या सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंशन बोलूँगा, या थर्ड ऑप्शन है एबडक्शन बोलूँगा, या फोर्थ ऑप्शन है एडक्शन बोलूँगा? ओके तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप ऊपर वाले पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट अपने मेन पार्ट पे आ सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगे कि टाइम कम पड़ रहा है तो। नहीं तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज नॉट यूज फॉर ड्रॉइंग ऑफ फिक्चर्स फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट। इनमें से कौन सा प्रोसीजर नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? क्या बाइस देना नॉकआउट में नहीं होता? स्टेयर केस मेथड को मैं नॉकआउट में यूज नहीं कर सकता? स्पेशल सीडिंग यूज नहीं कर सकता? या मैं सीडिंग नहीं कर सकता? इनमें से कौन सा नहीं कर सकता? नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15। सिट एंड रीड टेस्ट इज डन टू चेक। सिट एंड रीड टेस्ट हम मतलब क्यों करते हैं? इससे क्या चेक होगा? क्या एजिलिटी चेक होगी, स्पीड चेक होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, या स्ट्रेंथ होगा? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज। काइफोसिस याद करो जो हमारा स्पाइनल कर्वेचर्स के अंदर डिफॉर्मिटीज थी, तो काइफोसिस को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? क्या हम उसको हॉलो बैक बोलेंगे, या हम उसको हच बैक बोलेंगे, या हम उसको साइड वे बेंडिंग बोलेंगे, या हम उसको लोडोसिस बोलेंगे? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। फूड इनटॉलरेंस कॉजेज। फूड इनटॉलरेंस से क्या होता है? क्या डायरिया होता है, या अनीमिया होता है, या हमें फैटिगनेस महसूस होने लगती है, या हमें लॉस ऑफ एपेटाइट लगेगा? ठीक है, तो राइट ऑप्शन को चूज करना है। बढ़ते हैं अपने पूरे पेपर के सेकंड पार्ट पे जो कि है असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर देखो 4 ऑप्शन होंगे हमेशा।
पहला ऑप्शन जो है उसके अंदर है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और असर्शन रीजन जो है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर 1 है। सेकंड ऑप्शन आता है कि असर्शन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, रीजन भी करेक्ट स्टेटमेंट है इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली, लेकिन रीजन जो है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, यह है सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आता है कि असर्शन इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन जो है वो इंडिविजुअली स्टेटमेंट ही गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है कि असर्शन स्टेटमेंट ही गलत है और रीजन जो है वो स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस है, आपको इसके बेसिस पे अगले 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर असर्शन बोलता है पुशअप हेल्प इन बिल्डिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारे जो पुशअप जो हम करते हैं उससे हमारी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और रीजन बोलता है पुशअप्स आर आइसोकाइनेटिक मस्कुलर मूवमेंट दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द जॉइंट्स, कि पुशअप जो है वो एक आइसोकाइनेटिक मूवमेंट्स होती है, 3 टाइप की मूवमेंट होती है, तो याद करना उसको। आइसोकाइनेटिक मूवमेंट होती है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है हमारे जॉइंट्स को। तो जो भी ऑप्शन आपको उन 4 में से करेक्ट लगता है आप उसको मार्क करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। असर्शन इसके अंदर बोलता है बायोमैकेनिक्स इन द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन लाइफ सिस्टम। बायोमैकेनिक जो है वो फोर्स की स्टडी है जो कि लिविंग सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये बोलता है असर्शन। जबकि रीजन बोलता है इन स्विमिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन या ये लॉ ऑफ रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड। जो स्विमिंग के अंदर थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, या मैं लॉ ऑफ रिएक्शन भी बोलता हूँ उसको, वो ही लगेगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे जिसके अंदर असर्शन बोलता है अ रनर रन्स विदाउट रिसीविंग एनी फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। जब रनर एक भागता है उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ये बोल रहा है असर्शन। जबकि रीजन बोलता है फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, कि हमारा फोर्स लगाना उसी की वजह से मोशन हो सकता है, वरना मोशन का। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कभी होगा ही नहीं, एक रेस्ट पे चीज हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी जब तक मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो आप याद करो, ये जितने भी क्वेश्चंस थे ना मोस्टली जो है, अगर आप समझोगे इसको तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के ही ऊपर बेस्ड है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपका वीक पॉइंट क्या है, अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो आप उनको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आगे आता है हमारे पास केस बेस्ड स्टडी जिसके अंदर अगले 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके अंदर जो हमारा पहला केस है वो है ABC स्कूल है, वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल इन देयर लोकेलिटी, फॉर द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड्स इन to its stakeholders. Keeping that in consideration, CBSE Sports Cell have given them the responsibility to conduct CBSE football cluster. 35 teams have sent their entries in participation in the tournaments. अब क्या हुआ, ABC एक स्कूल था जो कि बहुत अच्छा नामचीन स्कूल था जहाँ पे सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी थी। तो CBSE वालों ने जब सोचा, स्पोर्ट्स का जो सेल होता है उन्होंने सोचा कि हाँ ये एलिजिबल लग रहे हैं, ये इतने काबिल लग रहे हैं कि ये एक स्पोर्ट्स क्लस्टर टूर्नामेंट टाइप का कुछ करवा सकते हैं। तो उन्होंने एंट्रीज के लिए बोला कि हाँ कौन कौन स्कूल पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो कई सारे स्कूल, टोटल 35 एंट्रीज उनके पास आई। अब आपको आंसर्स करने अगले क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ टीम्स विलिंग टू पार्टिसिपेट द स्कूल इज कंडक्टिंग द कंपटीशन बाय डैश फिक्चर्स। जब बहुत सारी टीम्स आ जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए तो जो ऑर्गेनाइजर है वो टूर्नामेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करवाना चाहेगा। क्या वो लीग फिक्चर्स को चूज करेगा, या वो नॉकआउट मेथड को चूज करेगा, या वो स्टेयरकेस मेथड की तरफ जाएगा, या चैलेंज फिक्चर्स की तरफ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंगली ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ मैचेस इन द राउंड विल बी। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे अगर वो उसके अकॉर्डिंग, टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग करता है। तो आपके ऑप्शन है क्या, नंबर ऑफ मैचेस इन फर्स्ट राउंड, एक राउंड फर्स्ट राउंड के अंदर कितने मैचेस होंगे। क्या आपके ऑप्शन है 8, 12, 24 या 16, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे जो कि बोलता है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। तो आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ मैचेस विल बी। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले हैं। तो आपके ऑप्शन है 34, 30, 28 एंड 24।
और लास्ट क्वेश्चन आता है अब इसके अंदर कि द नंबर ऑफ बाइज इन द फिक्चर्स विल बी, टोटल नंबर ऑफ बाइज कितने होने वाले हैं। तो आपको बाइज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सारे ही फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन थे। तो आपके ऑप्शन है 29, 32, 27 एंड 40। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी पे, जो कि आगे के 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना पड़ेगा। सीता गॉट एडमिटेड इन क्लास 11th इन अ रेप्यूटेड स्कूल। स्कूल इज टेकिंग ऑल द चिल्ड्रन ऑन अ पिकनिक टू Ramoji Film City. Sita suffered from a severe stomach ache on the journey. Immediately, the class teacher consulted a doctor who diagnosed the problem and told her that Sita had difficulty digesting a particular food. This can lead the symptoms such as intestinal gas, abdominal pain or diarrhea. It sometimes confused with the misleading as a food allergy. तो देखो क्या हुआ, सीता जो थी वो उसने एडमिशन लिया नया नया क्लास 11th में, और वो स्कूल जो था वो उन्हें पिकनिक पे लेके जा रहा था फिल्म सिटी। लेकिन जब वो जा रही थी जर्नी में तो उसको ना एकदम से पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो जब क्लास टीचर था, जब उसने देखा कि अरे सीता तो पेन में है, तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि क्या हुआ है सीता को। तो उन्होंने जब चेक्स किया तो उनको पता चला कि सीता को एक पर्टिकुलर टाइप का फूड जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इंटेस्टिनल गैस होना या एब्डोमिनल के अंदर पेन होना या डायरिया होना। ऐसी प्रॉब्लम्स को वो फेस करती है। वो कह रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, कई बार लीड करती है या मिसलीड करती है हमें फूड एलर्जी की तरफ। तो आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के आंसर देने इसके अकॉर्डिंगली। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फूड इनटॉलरेंस कॉजेज। फूड इनटॉलरेंस से क्या दिक्कतें होती है? क्या डायरिया होता है, अनीमिया होता है, या हमें फैटिगनेस होगी, या हमें लॉस ऑफ एपेटाइट फील होगा? सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल BMI फॉर मेन। नॉर्मल BMI मेंस के लिए क्या होना चाहिए? क्या 18.5 से कम होना चाहिए उनका BMI, या 18.5 से 24.9 के बीच में होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन है 25 से या 29.9 के बीच में होना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन है 30 से 34.9 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आता है, एक्सेस इनटेक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम कॉजेज। अगर हम ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम खाएंगे तो उससे हमें क्या दिक्कतें हो सकती है? क्या हमें स्टोन इन किडनी हो सकता है, किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, या रिकेट्स हो सकता है, या हमें नर्वस प्रॉब्लम्स हो सकती है, या हमारा डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे, जो कि बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ फूड इनटॉलरेंस। इन सब में से फूड इनटॉलरेंस का सिम्टम कौन सा है? फेस या माउथ के ऊपर स्वेलिंग आ जाना, स्किन का रेड और इची हो जाना, ठीक है, या नोजिया और हमें हेडेक होना, या ऑल ऑफ द अबव। सारे ही सिम्टम फूड इनटॉलरेंस के हैं। आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट का आता है, इफ अ person has a BMI of 17.6 then he should be classified in the which group। तो हमें BMI का जो वो था ना, वो चार्ट को बहुत अच्छे से याद रखना, उसमें से क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट प्रोबेबली आएगा। तो BMI एक पर्सन का 17.6 है, तो मैं उसको किस कैटेगरी के अंदर डालूं? क्या मैं बोलूं कि हाँ वो नॉर्मल वे कर रहा है, या मैं बोलूं वो अंडर नरिश्ड है या अंडर वेट है? थर्ड में बोलूं वो ओबीस है, ठीक है, या मैं बोलूं वो ओवरवेट है? तो ओवरवेट से भी एक्सट्रीम जब हो जाता है तो वो ओबीस बनता है। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 30। और आखिरी पार्ट पे हम जाते हैं, जो कि है आगे के 5 क्वेश्चन। ये भी एक केस बेस्ड स्टडी है, जिसके अंदर मिस्टर लक्ष्मण जो है वो एक 65 ईयर ओल्ड सिविल इंजीनियर है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं। ही हैड टू वॉक अ क्लाइंब एंड a part of his job. After retirement, he settled with his son, spending time and with his grandchildren. Nowadays, he experienced difficulty in doing certain course which involves in physical movement. अब क्या हुआ, लक्ष्मण जो थे वो बहुत एक्टिव थे, बहुत कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे, तो बहुत वॉक करना पड़ता था, क्लाइंब करना पड़ता था। लेकिन जब रिटायरमेंट हुआ ना, तो वो अब अपने बेटों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलते वेलते हैं, बैठे रहते हैं। तो अब जब वो अब कुछ भी मूवमेंट करता है ना, उनको मूवमेंट के अंदर बड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड यू रिकमेंड टू चेक मिस्टर लक्ष्मण फिटनेस। मिस्टर लक्ष्मण की फिटनेस को चेक करने के लिए आप इन सब में से कौन सा टेस्ट को रेकमेंड करोगे? तो आपके ऑप्शन है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है रिकली एंड जोन्स टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है AHPER टेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है रॉकपोर्ट टेस्ट। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे, हाउ मेनी सीरीज ऑफ टेस्ट आर देयर इन प्रिस्क्राइब्ड
फिजिकल फिटनेस फॉर मिस्टर लक्ष्मण। जो भी आप चूज करोगे उसके अंदर कितने सीरीज ऑफ टेस्ट इंक्लूड होंगे जो कि मिस्टर लक्ष्मण को करने हैं। आपके फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 4। अच्छा, अब इसके अंदर ना ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है 32 ये 31 से लिंक करता है। आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे उसी के बेसिस पे आंसर करोगे आप 32 को, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 जो कि बोलता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज डन टू चेक। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट जो करवाता जाता है उससे क्या चेक होगा? क्या एजिलिटी चेक होगा, या स्पीड चेक होगा, या फ्लेक्सिबिलिटी चेक होगा, या स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 जो कि बोलता है विच टेस्ट वुड यू सजेस्ट टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ मिस्टर लक्ष्मण। मिस्टर लक्ष्मण को याद रखना है कि वो एक एल्डरली पर्सन है, वो 65 ईयर्स के हैं, तो उनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करवाना चाहोगे? क्या आप उसको चेयर सिट एंड रीच टेस्ट की एडवाइस करोगे, या चेयर आर्मकल टेस्ट का हम उसको बोलेंगे, या चेयर स्टैंड टेस्ट बोलेंगे, या शटल रन करने के लिए बोलेंगे? और आखिरी क्वेश्चन आता है आपके पास, द बैक स्क्रैच टेस्ट मेजर्स द डैश ऑफ द बॉडी। जो बैक स्क्रैच टेस्ट करते थे उससे हम क्या मेजर करते हैं? तो आपके ऑप्शंस है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है अपर बॉडी स्ट्रेंथ, थर्ड ऑप्शन है अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, और फोर्थ ऑप्शन है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। तो ये था आपका पूरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर। मैं आंसर्स दिखा रहा हूँ, आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करिए और मुझे एक्चुअल में अपना फाइनल स्कोर बताओ। जो भी आंसर्स आपके गलत होते हैं आप उसको मार्क करो और मुझे लाइव सेक्शन के अंदर, जो कि कल 8 बजे होने वाला है शाम में, आप उसके अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।